बात की जा रही है, किस तरह से पेट से एक साम्राज्य की बात की जा रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात हो रही है। फिर अगर आप देखिए मुझे ईस्ट इंडिया कंपनी जब स्टार्टिंग में भारत के अंदर कई यूरोपियन कंट्रीज, एशियन कंट्रीज में आ रही थी, तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव जो था, मेन जो ऑब्जेक्टिव था केवल क्या था, ट्रेड, व्यापार करना। धीरे धीरे करके ईस्ट इंडिया कंपनी और व्यापारिक कंपनियों ने जो यूरोपियन कंट्रीज से आ रही थी, उन्होंने मैक्सिमम यहाँ पे क्या करना, शासन करना स्टार्ट करने लगे। स्टार्टिंग में जब उनका मेन ऑब्जेक्टिव था, अगर आप देखने की कोशिश करें, मुगल तारीख समय से ही लगातार कंपनीज अपना हस्तक्षेप करने लगी दुनिया में। पर जितने भी नवाब थे या सम्राट थे, वो लोग क्या कर रहे थे, केवल व्यापार को बंदरगाह तक ही निश्चित कर रहे थे। उनका कहना था कि जितने भी विदेशी व्यापारी हैं, केवल वो लोग भारत के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, उनको केवल बंदरगाह तक आने की परमिशन है। उनको जो भी सामान चाहिए, भारतीय व्यापारियों को वो अपनी लिस्ट पकड़ा दे और भारतीय व्यापारी को लाकर के वो माल बंदरगाह तक पहुंचा देंगे। बस व्यापारिक संबंधों का संबंध इतना ही था। और धीरे धीरे करके 17वीं शताब्दी के दौरान पे भारत के अंतर्गत एशियन कंट्रीज में यूरोप के काफी सारे देशों ने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। इसमें डच हो गए, आपके पुर्तगालीज हो गए, फ्रेंच हो गए और ब्रिटिशर्स हो गए। ईस्ट इंडिया कंपनी इसी की देन है। धीरे धीरे करके ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जो हस्तक्षेप स्टार्ट हुआ बंगाल के अंदर हुआ, और बंगाल के अंदर जो पहला हस्तक्षेप हुआ था, उसके लिए मेन जो रीजन रहा वो रहा अलीवर्दी खां के जो बेटे थे सिराजुद्दौला, उनके समय में। धीरे धीरे करके 16वीं सेंचुरी के दौरान में व्यापारिक संबंधों में सुधार के लिए कार्य करने लगे। पहली कंपनी की फैक्ट्री 1651 में कहा, हुगली रिवर के किनारे बनाई गई। ठीक है, और फैक्ट्री जो वर्ड यूज किया हुआ, फैक्ट्री का मतलब है माल को लाने के लिए गोडाउन बनाना। अरे यहाँ पे एक शब्द यूज किया था, उपनिवेशिक यानी कॉलोनीज। ठीक है, कॉलोनीज का जो मतलब है, कॉलोनीज का जो मतलब दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है आपको, कि उपनिवेशिक जो होते हैं केवल उन देशों के लिए रखा जाता है जिसको हम गुलाम बना लेते हैं, और उसकी राजनीतिक सीमाओं पे, उसकी राजनीतिक पॉलिटिकल कंडीशंस के ऊपर इंटरफेरेंस, उसके अधिकारों को हम छीनने की कोशिश करने लग जाते हैं। यहाँ पर समझने की जरूरत है कि कॉलोनी वर्ड क्या है या उपनिवेश क्या है। उपनिवेश शब्द का अभिप्राय यानी उपनिवेश कॉलोनी वर्ड से आप क्या समझते हैं, यू शुड अंडरस्टैंड द कॉलोनी वर्ड व्हेन वी हैव कंट्रोल एनी कंट्री टू यूज देयर पॉलिटिकल राइट्स, उसके पॉलिटिकल राइट्स को यूज करने लग जाए और उसके इंटरफेरेंस करने लग जाते हैं उसके ऊपर। यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कॉलोनीज वर्ड को यूज किया हुआ था, और काफी ज्यादा अगर आप देखें, भारत एक ब्रिटिश कंट्रीज की कॉलोनी के रूप में विश्व रूप से रखा गया। तो आपको समझ में आएगा पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है ईस्ट इंडिया कंपनी का, कब दिया, प्लासी वॉर में 1757 में। अगर आप 1757 में पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी ने अटैक किया भारत के ऊपर। ये वॉर थी प्लासी की वॉर, जो सिराजुद्दौला वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों के अगेंस्ट लड़ी गई थी। इसमें बहुत अच्छी सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट लड़ी गई थी वॉर। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था, किसी भी तरीके से प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे इंटरफेरेंस करना, राइट्स को छीनना, अपने अधिकारों के तहत भारत का प्रयोग करना। इस वॉर के अंदर ज्यादा नुकसान नहीं देखने को मिला। ये कोई वॉर कहने के लिए वॉर थी, चारों तरफ से प्लासी के स्थान के अंदर सिराजुद्दौला की सेना और ईस्ट इंडिया कंपनी आपस में लड़ने के लिए आ गए थे इस युद्ध के लिए। और इस युद्ध के दौरान क्या हुआ, सिराजुद्दौला के जो सैनिक थे उन्होंने क्या पीछे हट करके ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर अपना विश्वास जताया और सीधा जाकर के कंपनी के खिलाफ खड़े हो गए। ठीक है, सीधा जाकर के वो क्या कि अपने नवाब सिराजुद्दौला के अगेंस्ट खड़े हो गए। इसका मुख्य कारण, इस हार में सिराजुद्दौला का मुख्य कारण था हार का उनका सेनापति, जो सेनापति था या मीर जाफर जो था उनका सेनापति, वो किससे मिल गया, कंपनी से जाके मिल गया। और उसने क्या किया, सिराजुद्दौला का साथ दे दिया, उसने अपनी सेना को कंपनी के साथ मिला लिया। और इसके बाद सिराजुद्दौला को गद्दी से हटा दिया गया और गद्दी पे मीर जाफर को बिठाया गया। मीर जाफर को क्या बिठा दिया गया उस गद्दी पे। धीरे धीरे करके शासन व्यवस्था बदलती चली गई और अधिकार हो गए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ज्यादा लाभ के लिए मीर जाफर का प्रयोग करना शुरू कर दिया। यहाँ तक मीर जाफर और सिराजुद्दौला और जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनके बीच के संबंधों के बारे में आपने समझा। अब हम दूसरी वॉर समझने की कोशिश करते हैं। दूसरी वॉर जो हमारे पास ये वॉर ऑफ बक्सर। यहाँ पे दूसरी वॉर की बात कर रहे हैं, द बैटल ऑफ बक्सर 1764 में वॉर को देखने को मिला नहीं। बक्सर
कंडीशंस अगेंस्ट चली गई थी। मीर जाफर परेशान हो चुका था कंपनी के द्वारा दिए जाने वाले अधिकारों से। वो चाहता था कि पैसे मांगते थे, कंपनी बहुत ज़्यादा शोषण करते, उसने विरोध करना शुरू कर दिया कंपनी का। कंपनी ने उसके अगेंस्ट लाइक की सिचुएशन कर दी और इसमें उनका साथ जो दिया मीर कासिम ने दिया। मीर कासिम जो मीर जाफर का रिलेटिव था, उसने क्या किया, साथ दिया कंपनी का और कंपनी के साथ मिलकर के उसने मीर जाफर को गद्दी से हटा दिया और उसके बाद मीर कासिम राजा बन गया। अब यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मेन ऑब्जेक्टिव था भारत के अंदर अधिकार का, वो शुरू हो चुका था। धीरे धीरे करके उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश शासन के अगेंस्ट शुरू कर दिया, जिसमें पानीपत की वॉर हुई। उन्हें कर्नाटक वॉर के दौरान टीपू सुल्तान के लड़ाई लड़ी। ठीक है, 3 वॉर देखने को मिली, कर्नाटक वॉर फर्स्ट, कर्नाटक वॉर सेकंड, कर्नाटक वॉर थर्ड। 3 युद्ध देखने को मिल गए। तीनों युद्धों में दो लगातार टीपू सुल्तान ने जीता। जर्मनी का महसूस करके कर्नाटक के फ्रांस के फ्रेंच के अगेंस्ट लड़ा गया था और तीसरे युद्ध में टीपू सुल्तान मारे गए और उसके बाद फ्रांस गवर्नमेंट जो थी उनका अधिकार हो गया इसके ऊपर कर्नाटक पर। यहाँ पे 3 बड़ी शक्तियां आपस में युद्ध की स्थिति में देखने को मिल रही थी। एक तरफ था फ्रांस जो अहमद शाह अब्दाली के नाम से आता है, दूसरी शक्ति थी मराठा, और तीसरी शक्ति थी फ्रेंच पीपुल्स और चौथी शक्ति के रूप में थे ईस्ट इंडिया कंपनी। अब इन चारों युद्धों को, चारों शक्तियों को आपस में मिलाकर के ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी किसी तरह से सोल्यूशन है। इसलिए उन्होंने क्या किया, अफगान अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं को आपस में पानीपत की दूसरी लड़ाई में मिला दिया। अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं का अंत कर दिया। उन्होंने 10 साल से लेकर के जितने भी युवा थे सबको मार दिया। एक पूरा वंश इसमें हो सकते हैं, पूरी शताब्दी के रूप में खत्म कर दिया। इससे मराठा शक्ति क्षीण हो गई, खत्म हो गई और अहमद शाह अब्दाली इस युद्ध में काफी हानि का सामना करना पड़ा। अहमद शाह अब्दाली ने इस युद्ध में काफी नुकसान झेला। उसके बाद अहमद शाह अब्दाली वापिस चला गया। अब यहाँ पे पूरा मैदान जो बचा था केवल फ्रेंच गवर्नमेंट अगेंस्ट वर्सेस जो था ईस्ट इंडिया कंपनी, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रेंच गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर करके जो डुप्ले था उसमें गवर्नर करके फ्रेंच के यहाँ रखा था उसको वापस बुलवा लिया। वापस आने के बाद पूरा मैदान व्यापार के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए, शासन के लिए पूरी तरह टूट चुका था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे करके भारत के कई राज्यों के अंदर, कई साम्राज्यों के अंदर, कई सम्राटों को अपने क्षेत्र के अंदर कर दिया। किस तरह से किया, उन दो चीजों को समझने की हम कोशिश करते हैं। तो हम सबसे लाइन से बात कर रहे थे सहायक संधि की। मैंने आपको बताया किस तरह से कंपनी ने कंट्रोल कर लिया, ठीक है, और उनका कंट्रोल का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि यहाँ से जहाँ प्लासी की वॉर की बात की जाती है, बैटल ऑफ प्लासी एंड द बैटल ऑफ बक्सर, इसके बाद कंपनी का जो मूड था, जो काम करने का तरीका था, शुड बी चेंज, वो चाहे चेंज हो गया। अब कंपनी का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था कि किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे जाकर के देखिए कंट्रोल इन इंडिया, होल ऑफ इंडिया की जितनी भी कंट्रोल था उसको लिया जाए, काफी ज्यादा बेनिफिट्स कमाया जाए। ऐसे कंट्री जो कंपनी थी वो बेनिफिट्स के लिए काम करना चल रही थी। अब उन्होंने इस अलायंस के पॉलिसी को पास किया, उसे सबसे अलायंस में सहायक संधि कहते हैं। ठीक है, क्या सहायक संधि के नाम से जाना जाता है। तो सहायक संधि थी, इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव था कि किस तरह से कंपनी जितने भी किंगडम इंडियन रूलर्स हैं उनके ऊपर कंट्रोल करना स्टार्ट करें। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि रूल्स का पहला नियम ये दिया गया कि कंपनी ही सब कुछ करने वाली होगी। ठीक है, तो उन्होंने कहा किंगडम्स जितने भी रूलर्स हैं, इंडियन रूलर, दे कैन नॉट अलाउ टू इंडिपेंडेंट आर्मी, वो अपनी स्वतंत्र फौज नहीं रह सकते। उनकी फौज का जो अधिकार पूरी तरह से कंट्रोल में है वो किसके हाथ में, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में। कंपनी ही उसको डील करेगी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कंपनी ही उसको डील करेगी, कंपनी ही कंट्रोल करने वाली है और कंपनी ही उसको कंट्रोल करेगी। तो उनके पास इंडिपेंडेंट आर्मी का जो राइट था वो क्या कर दिया, नहीं दिया गया। स्वतंत्र जो उनकी फौज थी उनको रखने के लिए परमिशन अलाउड नहीं की गई, केवल कंपनी ही उसका शासन देगी। दूसरी तरफ अगर सुरक्षा चाहते हैं, इंडियन रूलर्स के साथ सुरक्षा चाहते हैं, तो उनको कौन बचाएगा, कंपनी बचाएगी, प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी। कंपनी अपने संरक्षण प्रदान करेगी, अपनी आर्मी देगी कंट्रोल करने के लिए, किसके ऊपर, कि वो अपनी सुरक्षा रख सके, उनके किंगडम को, उनकी जो जितनी सीमा है, उसके साम्राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी, कंपनी की होगी। कंपनी उसके एवज में क्या ले रही है, पेमेंट, पे द सैलरी ऑफ द सब्सिडी फोर्सेस, जो भी
सब्सिडी फोर्सेस का खर्चा है, उसका सारा खर्चा, उसकी पेमेंट, सैलरी, उसके इक्विपमेंट्स का खर्चा, उसके रखरखाव का खर्चा, उसकी ड्रेस का खर्चा, उसके घोड़ों का खर्चा, जितना भी खर्चा होगा वो कौन करेगा? इंडियन रूलर, जिसको वो आर्मी दी जाएगी, जिसको वो सब्सिडी फोर्स दी जाएगी, वही उसको कंट्रोल करके चलेगा। तो यहाँ पे क्या है, सबसे मेन ऑब्जेक्टिव हो गया कि कंपनी का पूरी तरह से कंट्रोल। अगर मान लीजिए आप पेमेंट करने में देर कर देते हो या आप पेमेंट नहीं कर पा रहे फोर्सेस का, तो क्या होगा? उसकी एवज में कंपनी उसके किंगडम को ले लेगी, कंट्रोल द किंगडम। तो किंगडम को कौन कंट्रोल करेगा? किंगडम पे कंट्रोल हो जाएगा किसका? कंपनी का। कंपनी उसके साम्राज्य पे कंट्रोल कर। यहाँ पे समझने की कोशिश करिए, सहायक संधि का मेन ऑब्जेक्टिव, पहली शर्त रखी गई कि स्वतंत्र इंडिपेंडेंट फोर्सेस नहीं दी जाएंगी किसी भी किंगडम को। दूसरी चीज, जो भी फोर्सेस चाहिए उनको वो कौन देगा? कंपनी देगी, और कंपनी ही प्रोवाइड कराएगी उनको ये चीजें, ठीक है। तो उनके लिए प्रोटेक्शन के लिए क्या हो, कंपनी के द्वारा सोल्जर्स प्रोवाइड कराए जा रहे थे, फोर्सेस दी जा रही थी। दूसरी चीज, जो भी उस फोर्सेस का खर्चा होगा उसका पेमेंट कौन देगा? उसकी सैलरी देने वाले कौन है? इंडियन रूलर्स। इंडियन रूलर्स ही उसको देंगे। भारत के जो राजा हैं जिनको वो आर्मी दी गई है उनकी सुरक्षा के लिए संधि के तहत, ठीक है, सहायक संधि के तहत जिनको भी वो आर्मी दी जाएगी वही उसकी सुरक्षा का काम करेंगे। वेरी गुड। उसका फेल, अगर मान लीजिए पेमेंट देने में फेल हो जाते हैं, अगर वो नहीं दे पाते हैं सैलरी, या उनके रखरखाव खर्चा नहीं उठा पा रहे हैं, या उनके राजस्व में उतना पैसा नहीं है कंट्रोल करने के लिए, तो उसके पूरे साम्राज्य को, उसके पूरे उसको क्या कर दिया? कंपनी अपने पास रख लेगी, अपने उसमें मिला लेगी। तो यहाँ पे सहायक संधि की एवज में, इसकी सहायक संधि के तर्ज पे, इनके कारण दे हैव शुड कंट्रोल टू किंगडम्स एंड कैप्चरिंग द किंगडम, द कंट्रोल एंड कैप्चरिंग द किंगडम, उनके किंगडम्स को कंट्रोल करना, कैप्चरिंग करना। अब यहाँ से ब्रिटिश रूल्स के अंदर एक चीज निकल के आई, इस पॉलिसी के थ्रू जितना ज्यादा हो सके अलग अलग राजाओं के शासन या साम्राज्य को अपने अंदर मिला लिया जाए। यहाँ पे सहायक संधि के थ्रू क्या किया? एक और नई चीज लेके आए, जहां ट्रेडर्स, जो व्यापारी थे, अब क्या बन गए हैं? शासक बनने लग गए। वो धीरे धीरे कंट्रोल करने लगे रूलर्स के रूप में, और वो क्या करें? इंटरफेरेंस करने लगे राजाओं के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल है उनके ऊपर दे शुड कंट्रोल, वो उस पर कंट्रोल करने लगे हैं और उसको अपने तरीके से चलाने लगे। यहाँ भी इस पॉलिसी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आप इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए आप किस तरह से दिया हुआ है आपको। इस सहायक संधि की विशेषताएं, 4 विशेषताएं बताई गई। पहली कि इंडिपेंडेंस फोर्सेस नहीं रख सकते राजा। दूसरी, अगर प्रोटेक्शन के लिए फोर्स चाहिए, आर्मी चाहिए, वो कौन प्रोवाइड करेगा? कंपनी सरकार देगी, ठीक है। थर्ड, जितना भी खर्चा होगा उस फोर्स का वो सब इंडियन रूलर्स उठाएंगे। और फोर्थ, अगर वो पैसा देने में अनसक्सेसफुल हो जाते हैं तो उनके साम्राज्य को ब्रिटिश सरकार के अंदर या ब्रिटिश कंपनी के अंदर मिला लिया जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी उसको मिलाने का काम करेगी। क्लियर? नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉलिसी हम लेके देख रहे हैं कि द डॉक्ट्रिन लैप्स, राज्य विलय की नीति। कौन सी थी? राज्य विलय की नीति। राज्य विलय नीति, ठीक है। इस राज्य विलय की नीति के अंदर क्या है? इसको स्टार्टिंग किया गया लॉर्ड डलहौजी के थ्रू, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी जो गवर्नर रहे उसने 1848 से लेकर के 1856 तक के गवर्नर जनरल रहे हमारे पास में, और इन्होंने क्या किया? कंट्रोल करना स्टार्ट किया। इनका भी एक पॉलिसी पास की थी, ये पॉलिसी दी हुई है डॉक्टर लैप्स राज्य विलय की नीति। इस पॉलिसी के थ्रू दे शुड कंट्रोल टू टेक ओवर द किंगडम्स ऑफ डिफरेंट किंग्स, जिनके अपने क्या है? सक्सेसर्स नहीं है, जिनके उत्तराधिकारी नहीं है। पॉलिसी के थ्रू क्या किया? इस पॉलिसी में इस चीज को रखा गया कि अगर किसी राजा का, एक किंग का, ठीक है, कोई भी सक्सेसर नहीं होता है, उसका उत्तराधिकारी नहीं होता है, उसके राज्य को क्या कर दिया जाएगा? ईस्ट इंडियन कंपनी अपने शासन में मिला देगी, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल करेगा, ठीक है। दे हैव कंट्रोल द किंगडम्स हु हैव नो सक्सेसर, जिनके अपने उत्तराधिकारी नहीं है, उनके राज्य को मिला दिया जाए। किसके अंदर? ईस्ट इंडियन कंपनी। कंट्रोल कौन कर रहा है? कंपनी कंट्रोल कर रही है इसको, कंपनी कंट्रोल कर रही है, ठीक है। कंट्रोल कौन कर रहा है? कंपनी कंट्रोल करेगी उस पूरे किंगडम को, ठीक है। और क्या करेगी? क्यों? क्योंकि इसका मेन रीजन क्या है? उसका पास सक्सेसर नहीं है, ठीक है। दे डू नॉट हैव ए सक्सेसर, उसका उत्तराधिकारी नहीं होने के कारण उस राज्य को उसके अंदर मिला लिया जाएगा। और स्टार्टिंग क्या गया? इस राज्य विलय की इंपॉर्टेंट चीज हुई कि इसमें डलहौजी ने कई किंग्स के
जितने भी इनके सक्सेसर नहीं थे उनको धीरे धीरे करके मिलाना शुरू कर दिया। ठीक है, इस नीति का सबसे बड़ा सिद्धांत ये निकला कि कहीं ना कहीं इस आस्पेक्ट राज्य को, जो उनके रियासतें थी, उन्हें हड़पने की बात रखी गई, उनको किसी तरह टेक ओवर करने की बात। स्टार्टिंग पीरियड में क्या हुआ, 17 को किया गया 1848 में, नागपुर किया गया 1853 में, उदयपुर 1853 में, 52 में, झांसी 1854 में। तो कहीं ना कहीं ये सब कारण, कहीं ना कहीं राज्य के लिए सब के सब जो पॉलिसी थी, कहीं ना कहीं उस कॉलोनी जिसकी हम बात करो निवेशक, उसके लिए भी कारक बन रहे थे। ये कहीं ना कहीं ऐसा स्ट्रक्चर बना रहे थे इंडिया के अंदर जो कंपनी के शासन को, ज्यादातर जितने भी गवर्नर जनरल आ रहे थे वो सब प्रॉफिट चाहते थे। तो इंपॉर्टेंट सेक्शन क्या है कि जहां हमने पढ़ा सबसे अलायंस, वहां राज्यों को भी हड़पा जा रहा था, इसीलिए यहाँ पे भी राज्यों को मिलाने की बात की जा रही थी, उनको किसी न किसी तरह अपनी रियासत के अंदर मिलाने की बात की जा रही थी। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यही कहीं ना कहीं 1857 के रिवोल्ट के लिए, 1850 में जो रिवोल्ट हुआ उसके लिए एक कारण बना, उसके लिए रीजन बनते चले गए ये सब चीजें, सहायक संधि, डॉक्टर लैब्स, ये सब कहीं ना कहीं उसके लिए एक कारक बनते चले गए, जिन्होंने क्या किया, आगे चल करके इसको मिलाना स्टार्ट कर दिया धीरे धीरे करके। तो यहाँ पे हमारे चैप्टर की फिनिशिंग होती है। तो सब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये 4 इंपॉर्टेंट सेक्शन थे इसके अंदर जिसमें ये चीजें दी गई थी। मैंने आपको एक बार रिकॉल कर रिवीजन करा देता हूँ कि सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई थी तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव ट्रेड। धीरे धीरे करके उन्होंने कंडीशन देखी इंडिया की, और दे शुड चेंज द रूल्स। उनके अपना क्या हुआ, एम और ऑब्जेक्टिव चेंज होकर के अब ट्रेड से करके दे शुड कंट्रोल इनटू द किंगडम, वो एक साम्राज्य के रूप में, राजा के रूप में बन करके अपने को लेना शुरू कर दिया और कंट्रोल कर लेंगे। उन्होंने सबसे पहले क्या किया, बंगाल के नवाब को हराया, राजगोला को। फिर देन दे टेक द सेकंड बैटल, बक्सर बैटल। उसके बाद उनको लगा कि अंदर की कंडीशंस क्या बहुत पैच है, उन्होंने धीरे धीरे क्या अहमद शाह अब्दाली को हटाया रास्ते से, मराठा शक्ति को कमजोर किया। फ्रेंच गवर्नमेंट को टीपू सुल्तान के संग बैटल के लिए अगेंस्ट किया, और ये कंडीशन कहीं ना कहीं पैच कर दी चलेगी, चेंज कर दिया इसने। वहीं पे दूसरी तरफ क्या हुआ, नई पॉलिसीज लेकर गया, सबसे अलायंस को लेके आया, जिसने क्या किया, धीरे धीरे कई राज्यों को मिला लिया। और जहां पर नई पॉलिसी जो बनकर गया है डॉक्टर लैब्स, उसने भी कहीं ना कहीं राज्य, इस तरह से एक नए साम्राज्य की कल्पना हो गई, एक नए राज्य की कल्पना होती चली गई, नए शासन की कल्पना होती चली गई। जो गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स से लेकर 1773 से लेकर 1785 तक, उसके बाद धीरे धीरे कई व्यवस्थाओं के रूप में देखने को मिली, और ये बढ़कर के स्थिति के अंदर। और यहाँ पे आज क्या हुआ, नए रूपों में स्थिति बनती चली गई, स्थिति नई फेसिस में बनकर के आ गई। अब जो हमारे पास नए राज्य देखने को मिल रहे थे, जो नए रूल्स और नए स्टेट्स बनकर के आ रहे थे, उसकी आर्मी का स्ट्रक्चर भी चेंज हुआ था। वो वेपन्स यूज करते थे, घुड़सवार थे, ठीक है, उनके पास टोपी होती थी, ड्रेसेस कोड होता था, उसके साथ ही वो चलते थे। तो यहाँ पे इस चैप्टर के जो मेन पॉइंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए, अगर आपको कोई डाउट होता है गो टू कमेंट सेक्शन, आप कमेंट्स में जाइए, उसको लिखिए, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और इससे रिलेटेड मैं क्लासेस भी लेता रहता हूं ऑनलाइन, आपको मेरा जो लिंक देता है डिस्क्रिप्शन लिंक में व्हाट्सएप के थ्रू आपको शेयर कर सकता हूं, आप उसमें आकर के मुझसे पूछ सकते हैं।